चलिए, पिछली क्लास में अपन कहाँ थे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परागण, है ना? क्या पढ़ा था? परागण। ठीक है। फिर परागण के हमने प्रकार पढ़ा था। परागण जो होता है दो प्रकार से होता था, एक होता स्वपरागण होता था और एक होता था पर परागण होता था। ठीक है। फिर हमने इन दोनों में अंतर पढ़ा था, स्वपरागण और परपरागण में अंतर पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था निषेचन, पढ़ा था। और निषेचन के बाद हमने पढ़ा था निषेचन और परागण में अंतर पढ़ा था। इतना हमने कल कवर कर लिया था। परागण क्या होता है? पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है। जो परागण होता है दो प्रकार के होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? पराग कोश से पराग कण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। परपरागण क्या होते हैं? जब पराग कोश से पराग कण निकलकर किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है। फिर परागण के बाद आता है निषेचन। अब जब परागण हो गया तो निषेचन तो होगा ही। ठीक है। निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, मादा युग्मक का मिलना। नर युग्मक कैसा होता है? N होता है। मादा युग्मक कैसा होता है? N होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 2N बनाते हैं। ये अभी क्या है? अगुणित अवस्था में है। कैसे है? अगुणित अवस्था में है। जब दो अगुणित मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? द्विगुणित बनाते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते थे? जायगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट कहते हैं। अब जायगोट आगे विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण आगे विकसित होकर क्या बनाएगा? पुष्प बनाएगा। और पुष्प आगे चल के क्या बनाएगा? फल और बीज बनाएगा। ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा दिया था। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके। फिर निषेचन क्या होता है? परागण क्या होता है? देखो, निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन या संयोग कहलाता है निषेचन। ओके। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हमने उसके बारे में आपको पढ़ा तो दिया था। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं। लैंगिक जनन, पहला पॉइंट, इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। इस जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है। और इसमें 1 जनक भाग लेता है। इसमें 2 जनक भाग लेता है, इसमें 1 जनक भाग लेता है। ठीक है। दूसरी बात, जब इसमें जनक ही एक है तो इसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। सॉरी, इसमें 2 जनक है ना, इसमें युग्मक का निर्माण
युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ओके, अगला पॉइंट, जब भाई युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा तो निषेचन होगा क्या? नहीं होगा, यानी इसमें निषेचन होगा उसमें नहीं होगा। निषेचन इस जनन में निषेचन क्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब जब भाई निषेचन हो रहा है इसमें तो क्या बनेगा? युग्मनज जायगोट। इसमें जायगोट का निर्माण होता है। क्यों हो रहा? क्योंकि निषेचन हो रहा है। निषेचन की अगली अवस्था क्या होती है? जायगोट अवस्था। ये इसमें जायगोट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अगला, जब इसमें जायगोट बन रहा था आगे भ्रूण कब बनेगा? ठीक है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें नहीं होगा। इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसमें होता है समसूत्री होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। आ गया? पहला क्या है? इसमें दो जनक भाग लेते हैं, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें निषेचन, जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन क्रिया होगी, इसमें होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? युग्मक का निर्माण हो रहा है। इसमें जब युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। इसमें जब निषेचन हो रहा तो आगे जायगोट भी बनेगा। इसमें जब निषेचन ही नहीं हो रहा तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा। जब जायगोट बन रहा तो आगे भ्रूण निर्माण होगा, लेकिन इसमें जब जायगोट ही नहीं बन रहा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। फिर आगे इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इतना लिखो फास्ट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
लिख लिए। अभी तक ये किस में पढ़ रहे थे? पादप में पढ़ रहे थे। अभी तक ये जितना आपने पढ़ा तो पादप में पढ़ रहे थे। पादप में लैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा, दोनों पढ़ा। ठीक है। अब हम देखते हैं हम मानव में लैंगिक जनन। किसमें? मानव में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? दो जनक। ठीक है। दो जनक का मतलब होगा एक नर होगा तो एक क्या होगा? मादा होगा। एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। ठीक है। अब नर होगा तो उसमें क्या होगा? नर जननांग होगा। नर जननांग होगा। और यदि मादा है तो मादा जननांग होगा। ठीक है। यदि नर है तो किसका निर्माण करेगा? नर युग्मक का निर्माण करेगा। नर में नर युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। यहां पे नर युग्मक को हम बोलते हैं क्या? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। यहां पे मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है। इसको स्पर्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। इसको बोलते हैं ओवम। ठीक है। नर जननांग, मादा जननांग। नर जननांग में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। आ गया? तो अगला हम देखते हैं, पहले हम मादा जननांग पढ़ेंगे फिर नर जननांग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखें। लिख लिए? लिखो जल्दी। ये याद करके रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। नर युग्मक को क्या बोलते हैं और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु। कर लिए?
हो गया। मादा जननांग, ध्यान से देखना, ठीक है। बना कैसे रह रहा है, डायग्राम देखना अच्छे से। देखो पहले एक ऐसी लाइन खींचना, ठीक है, फिर एक ऐसे खींचना और एक ऐसे खींचना। आ जाएगा इतना, ठीक है। एक ऊपर से टोपी नुमा संरचना खींचना, फिर एक इधर से खींचना, ठीक है। फिर क्या करना है, इतना बन जाएगा कि नहीं बनेगा? फिर क्या करोगे, फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर दोगे, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके इसको ऐसे कर देना, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। फिर क्या करोगे, इसको इधर खींचोगे और इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको एक इधर से इस तरह संरचना बनानी है और यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना बना देना है, ठीक है। बैलून के गुब्बारे के समान आपको संरचना बना देना है। यहाँ भी ऐसे करना है, यहाँ भी आपको एक गुब्बारे के समान संरचना बना देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है इसको आगे खींचो और यहाँ पे कुछ इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दो, अंगुली के समान संरचनाएं बना दो। ये बन गया, ऐसे इधर भी बना दो, ये बन गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फिर आगे देखो, इसमें क्या होता है, एक इस तरह से संरचना बनाओ, ठीक है। ये संरचना जो है ऊपर जाके इधर जाके ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इधर भी ऊपर भी ऐसे रहेगी, यहाँ पे, ठीक है। इसको भी क्या करो, इधर से खींचो, इधर लाओ, ठीक है। इधर भी ऐसे होगी, ये एक एक स्टेप अच्छे से देखना, जब भी डायग्राम ये बनेगा, नहीं फिर घूमते रह जाओगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फिर आगे देखो, ये आ गए यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इनमें एक ऐसी संरचना, एक ऐसी संरचना, ऐसा होगा और इनमें ऐसा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो एक एक करके हम नाम देखते हैं। इसको हम बोलते हैं अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। यानी जिसमें किसका निर्माण होगा?
अंडाणु का, अंडाशय में बच्चे का निर्माण नहीं होगा, गर्भाशय में होता है। ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, ये जो होती है ये होती है फेलोपियन, फेलोपियन, फेलोपियन नलिका होती है। क्या होती है? फेलोपियन नलिका होती है। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है ये होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। ठीक है, अब ये जो गर्भाशय है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। 3 परतों से, मतलब इसकी जो वॉल होती है, भित्ति जो होती है, कितने भागों से मिलकर बनी होगी? 3। ठीक है, आंतरिक हो गई, ये मध्य वाली हो गई, और ये बाहरी हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। ठीक है, बाहरी भित्ति को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, मध्य वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और बाहरी वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये क्या होता है? गर्भाशय। अभी तुमने बोला कि बच्चे का विकास कहाँ होता है? इसमें होता है। गर्भाशय में किसका विकास होता है? बच्चे का विकास। जो आपने अभी बोला कि बच्चा बनता है गर्भाशय, अंडाशय में नहीं बनता है, गर्भाशय में बनता है, इसका विकास होता है। अंडाशय से तो अंडाणु निकलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर इसको हम बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि। योनि। इसको हम बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा। और इसको हम बोलते हैं योनि द्वार। ये है मादा जननन। इसको बना लीजिए। भित्तियों का विशेष ध्यान रखिएगा। गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। ये क्या होती है? फेलोपियन नलिका होती है। और ये जो उंगली के समान संरचना दिख रही है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। लिख लो, बना लो।
हो गया सर। कर लिए? हाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नर जननांग। क्या? नर जननांग। ये वैसे अभी तक एग्जाम में आपके आया नहीं है एमपी बोर्ड में, लेकिन आ सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। नर जननांग, ठीक है। चलिए देखते हैं। या नर जननांग हो गया। ध्यान से देखना बनेगा कैसे। देखो, आप इस तरह से एक पढ़ते थे क्या? ये संरचना कहाँ पढ़े हो पता है? उत्सर्जन तंत्र में पढ़े होंगे। हाँ। ये क्या कहलाता था? मूत्राशय। हाँ। कहलाता था कि नहीं कहलाता था? ठीक है। अब देखो, इतना बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। आया? चमक गया? चलो आगे देखते हैं, चमकाते हैं। देखो, ये हो गया, ठीक है। फिर इस मटके के समान एक संरचना बनाओगे। रुको, पहले हम बना देते हैं मटका। इस तरीके से ये उपस्थित होता है क्या? वृषण, ठीक है। इस विसरण से कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, जो इस तरह से एक नलिका बनाती हैं। ठीक है, ये जाएगा। ओके, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा और ये ऊपर से बाहर आएगा, इधर आएगा और इधर से ये ऐसे इसमें जुड़ जाएगा इस तरह। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि यहाँ पे होती है, ठीक है, एक ग्रंथि यहाँ पे होती है, ठीक है, दो ग्रंथियां हो गई, एक ग्रंथि यहाँ पर होती है, जी, इतना समझ में आया। अब आगे देखो इसको थोड़ा, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का उदर गुहा, ठीक है, ये है इसका पूरी संरचना, ठीक। इसको हम बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न, ठीक है। ये क्या होता है? मूत्राशय होता है, ठीक है। ये जो होता है शुक्राणु वाहिनी होती है, शुक्राणु वाहिनी का, शुक्राणु वाहिनी होती है। ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है? ये होता है वृषण। क्या होता है? वृषण। अब इस वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वृषण हो गया, ठीक है। फिर ये जो दिख रहे हैं ये क्या होती है? मूत्र नलिकाएं होती थी, जो कहाँ से आती थी? किडनी से आती थी। ये क्या होती हैं? मूत्र नलिकाएं, ठीक है। फिर देखो इसको, इस वाली ग्रंथि को, ये वाली जो ग्रंथि होती है इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। और ये जो लाल वाली है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट, ठीक है। शुक्राशय और प्रोस्टेट, ठीक है। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां हैं। ये वाली भी ग्रंथि है और ये भी ग्रंथि है, ठीक है। ये है किसका? नर जननांग का। अब ये जो वृषण है किस पे उपस्थित है? वृषण कोष्ठ में। वृषण कोष्ठ में उपस्थित है, ओके। वृषण किस में उपस्थित होता है? वृषण कोष्ठ में। आगे यहां से नलिका निकल रही जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु नलिका, शुक्राणु नलिका या शुक्राणु वाहिनी। फिर ये आगे जाके एक ग्रंथि बनाती है जिसका नाम क्या है? शुक्राशय। फिर एक और आगे जाके ये बनाती है ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये आगे जाके ये क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। और ये जाके बाहर खुल जाता है। ये है नर जननांग का डायग्राम। बनाइए जल्दी।
हो गया? चलिए आगे देखें। तो आपने पढ़ लिया नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। आपके कुछ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब शुक्राशय ये है और प्रोस्टेट ये है, बाकी हम मिटा देते हैं। देखो, हम अब सिर्फ शुक्राशय और प्रोस्टेट को देखते हैं। ये दोनों क्या हैं? ग्रंथियां, शुक्राशय भी और प्रोस्टेट ग्रंथि भी। ये क्या करती हैं? एक द्रव का स्त्रावण करती हैं। ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं? एक द्रव का स्त्रावण करती हैं। क्या करती हैं दोनों? एक द्रव का स्त्रावण करती है, ठीक है। कहाँ पे करती हैं? शुक्र नलिका में एक द्रव का स्त्रावण करती है ना। कहाँ पर करती है? शुक्र नलिका में। कहाँ पे करती है? शुक्र नलिका में। कौन? देखो, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? एक द्रव का स्त्रावण करती हैं, या कि एक द्रव का स्त्रावण शुक्र नलिका में, या कि अपने स्त्राव को कहाँ पे निकालती हैं? शुक्र नलिका में, ठीक है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या करती हैं? एक द्रव का स्त्रावण करती हैं, है ना। जिन्हें कहाँ भेजती हैं? जिसे शुक्र नलिका में भेजा जाता है, ठीक है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का स्त्रावण करती हैं, जिसे शुक्र नलिका में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? शुक्र नलिका में भेजा जाता है, ठीक है। जो शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करता है, जो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? तरलता। तरलता का मतलब फ्लूइडिटी। जैसे देखते हो कोई चीज पानी में क्या होती है? तैरती रहती है ना, उसको हम बोलते हैं तरलता। यानी शुक्राणुओं को तैरने के लिए एक माध्यम तैयार करता है, ठीक है। कौन? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का स्त्रावण करती है, जिसे शुक्र नलिका में भेजा जाता है। जो कौन सा? जो ये जो द्रव स्त्रावित हो रहा है, जो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? तरलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तरलता प्रदान करता है, जिससे शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सरलता होती है। क्या हो जाती है? सरलता। अच्छा बताओ, किसी चीज़ को यदि पानी में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो सूखे पानी में, यानी पानी नहीं है तो भेजेंगे तो जाएगा क्या?
नहीं जाएगा। थोड़ा पानी डाल देंगे तो उसको बहने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो वही काम कर रहा है ये शुक्राशय में स्रावित होने वाला शुक्र नलिका और शुक्राशय और प्रोस्टेट नलिका यानी ग्रंथि का जो स्राव है, ठीक है। साथ में और क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। शुक्राणुओं को स्थानांतरण में क्या करता है, सरलता, शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सरलता प्रदान होती है या कि सरलता होती है, ठीक है। साथ ही क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। साथ ही यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। साथ ही क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का स्रावण करते हैं जिसे शुक्र नलिका में भेज दिया जाता है। शुक्र नलिका क्या होती है, ये वाली नलिका जो बनी है उसको हम बोलते हैं शुक्र नलिका। वहाँ भेज दिया जाता है जो शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, तरलता, मोबिलिटी प्रदान करता है, जिससे शुक्राणुओं को स्थानांतरण में क्या होती है, सरलता होती है, जिससे शुक्राणुओं को स्थानांतरण में क्या होती है, सरलता होती है। साथ ही यह शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ओके, इतना लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिख लो, पहले प्रश्न लिख लो, आपके एनसीईआरटी बुक का है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। उसके बाद क्या लिखोगे, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का स्रावण करती हैं, ठीक है। उत्तर में लिखोगे, आंसर में शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, एक द्रव का स्रावण करती हैं जिसे शुक्र नलिका में भेजा जाता है, ठीक है, जो शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करता है, ठीक है, जिससे शुक्राणुओं को के स्थानांतरण में सरलता होती है और साथ ही यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ओके, इतना लिखो फास्ट। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, डायग्राम में बताया था, इसलिए हमने यहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या यौन संचारित रोग। क्या, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके बुक का है, एनसीईआरटी का है, बाहर से हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, ठीक है। चलिए देखते हैं यौन संचारित रोग क्या है। ध्यान से देखना, ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा संचारित होते हैं। संचारित का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संचारित। यौन संचारित रोग ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा संचारित होते हैं उन्हें यौन संचारित
रोग कहा जाता है, कहा जाता है। ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा संचारित होते हैं उसे यौन संचारित रोग कहा जाता है। ठीक है। इसके लक्षण खुजली, जलन, रक्त स्त्राव, खुजली, जलन, रक्त स्त्राव, ठीक है, दर्द होना आदि। इसके लक्षण क्या है आदि। ठीक है। यौन संचारित ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा संचारित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग कहा जाता है। जिसमें क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, खुजली, जलन, रक्तस्राव, दर्द होना आदि। होते कौन कौन से हो, रोग कौन कौन से होते हैं, हर्पीस, मस्म, ठीक है, हर्पीस, मस्म, HIV, हर्पीस, मस्म, HIV, ठीक है। फिर क्या, एनीमिया भी हो सकती है, गोनोरिया, सॉरी एनीमिया नहीं होगी, गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, ये क्या है, यौन संचारित रोग हैं। कौन कौन से, हर्पीस, मस्म, HIV, गोनोरिया और सिफिलिस। ओके। इनके कारण क्या है, चलिए देखिए। अब ये रोग हो गए हैं तो इनसे बचाव क्या है, ठीक है, रोग से बचाव, यानी ऐसा क्या किया जाए जिससे रोग से बचा जा सके। पहला पॉइंट है अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए किसी को रक्त की आवश्यकता है, मान लीजिए किसी को ब्लड देना है तो क्या किया जाता है, पहले ब्लड को जांच लेना चाहिए, ऐसे नहीं दे देना चाहिए। तो अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। रक्तदान से पूर्व रक्त परीक्षण करना चाहिए, रक्त का परीक्षण करना चाहिए। रक्तदान से पहले रक्त परीक्षण करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, एक सुई या सिरिंज का प्रयोग एक व्यक्ति पर ही करना चाहिए।
चाहिए। एक सुई या सिरिंज का प्रयोग एक व्यक्ति पर ही करना चाहिए। फोर्थ नंबर का क्या होगा? समय पर टीका लगवाना चाहिए। समय पर क्या करवाना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्या हो चाहिए? ड्रग्स या नशा से बचना चाहिए। ये क्या है? रोकथाम के यानी रोग संचरण के बचाने के लिए उपाय है। ठीक है। लिख लीजिए जल्दी। हो गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल ख़त्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।